हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो आज का जो ये वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 11th। तो हम यहाँ पे आज 11th बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली 3 कैटेगरी में आते हैं: प्लांट्स, एनिमल एंड द थर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसी के हिसाब से वी विल स्टडी फॉर द डिटेल्ड सिलेबस कि हमें 11th की बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड करने हैं और हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट यूनिट that is based on the classification of the organisms. Like you see so many plant around us. Algae is a plant, mango tree is a plant, but are these both same? Are they having same feature? You will say no, they are very much different from each other. So for that we need to study the first chapter that is called as the living world. This chapter basically speak of what is living, how do we decide that something is living or not, then living organisms के अंदर क्या खास बात है। फिर आते हैं ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम पे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी कैसे किया जा सकता है, हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई या अलग अलग कैटेगरी में डालने की ज़रूरत क्यों है। जैसे स्कूल में क्लासेस होती हैं, सेक्शंस बने हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, तो क्यों हैं वो? कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से अभी एग्जांपल है जिसकी वजह से आप 11th में हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। द सेकेंड चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इफ आई एम राइट। ओके, नो, द सेकेंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सी हियर, दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। हेयर we will study that what sort of classification we are following. हम कौन सा क्लासिफिकेशन आज के समय में यूज़ कर रहे हैं। जितने भी अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या इनको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, हम ये स्टडी करेंगे। फिर हम यहाँ पे पाएंगे कि एक कैटेगरी और आती है अलग से जिसको हम कहते हैं फंजाई। ओके, तो इज दिस चैप्टर विल बेसिकली डील विद हाउ मेनी किंगडम्स वी हैव मेड, like how many different organisms are there, what are their features, how they are different from other, this we will study here. Okay, now the third is specifically based on plant kingdom. The third chapter that is plant kingdom. अब plant kingdom में हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट्स को कितनी कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, उन कैटेगरीज के फीचर्स क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिकली इस बात से रिलेट करती है व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ डू वी कीप लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, व्हाट आर देयर फीचर्स, दैट वी विल स्टडी इन द फर्स्ट यूनिट। और इसका जो लास्ट चैप्टर है दैट डील्स विद अस, लाइक एनिमल किंगडम। अब जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर डील करता है हाउ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस डिवीजन, how they will be classified into different categories. Like for example, you know that we are mammals. So one such feature of mammal is presence of mammary gland in the female, presence of hairs in the body. तो ऐसे ही हम देखेंगे कि अलग अलग जो divisions हैं क्यों किए गए हैं, उनमें क्या features हैं, this we will study here. So that is basically scientific basis of the all the living organisms. ये हम इस chapter में पढ़ेंगे। जो सेकेंड यूनिट होती है आपकी, दिस सेकेंड यूनिट बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं। तो मॉर्फोलॉजी, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, व्हाट इज आवर आउटर अपीयरेंस, दैट इज मॉर्फोलॉजी। एनाटमी, इंटरनली हम कैसे दिखते हैं, व्हाट आर आवर इंटरनल डिस्क्रिप्शन, ये टर्म सही रहेगा कहने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म इंटरनली कैसे दिखता है, उसके अंदर कैसे फीचर्स हैं, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में बेसिकली वी विल स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब किसी प्लांट की रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, लीफ के शेप कैसे हैं, फ्लावर बनता है तो कैसा फ्लावर है, फ्लावर कहाँ पे प्लेस्ड है, फ्लावर में यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स क्या है, हर पार्ट्स की डिटेल स्टडी, हर पार्ट्स की डिटेल स्टडी के साथ साथ उनकी साइंटिफिक स्टडी कि अच्छा इनमें कितने नंबर ऑफ सेपल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं, ओवरी कितनी है, कार्पेल एक है या मल्टीपल हैं, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। The second chapter in this part is anatomy of flowering plant. Now, anatomy का मतलब होता है the study of the internal organizations in an organism. How the internal organs are arranged, कैसा स्ट्रक्चर है उनका, क्या फंक्शन है, ये सब हम एनाटमी में पढ़ते हैं। तो अगर हम एक प्लांट देखते हैं तो उस प्लांट की रूट का अगर हम सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लीफ का देखते हैं, उनमें क्या फीचर्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब कहाँ इंक्लूड होता है, एनाटमी में इंक्लूड होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टू टिश्यूज दैट इज कॉल्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम। तो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू इट, हाउ दे आर एबल टू परफॉर्म दोज फंक्शंस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। द थर्ड चैप्टर इज हियर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मतलब है एनिमल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर जो, जैसे हाँ ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट है, उन टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है। वी विल स्टडी सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक सपोज कॉकरोच, अर्थवॉर्म, अच्छा उनके ऑर्गन्स कैसे हैं, हाउ दे आर अरेंज, व्हाट आर देयर फंक्शन। तो बेसिकली दिस इज द एनाटमिकल स्टडी ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। दिस इज अबाउट द फर्स्ट 2 units here. Now let's move on to the next part. Okay, moving forward, the third unit, now that is, you know that every organism which is to be categorized as living is made of cell. तो हम यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है हम सेल और सेल से रिलेटेड फिनोमिनन्स को पढ़ेंगे। दैट इज the third unit here is, sorry I said chapter, cell structure and function। सेल से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिनन्स हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है इसमें we will study about the cell, that is the unit of life। आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। अच्छा सेल कितने टाइप्स के हैं, किस बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, देयर इज़ अ प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। फिर हम सेल की स्टडी करेंगे, एक सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सपोज करो बैक्टीरियल सेल, उसके सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन क्या है। एनिमल सेल, प्लांट सेल, उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। सम ऑर्गेनेलीज और सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल आर कॉमन in every organism while some are different. So we have to study all these things in detail. The second unit here is biomolecules. The second chapter here is one of the very important chapter, that is biomolecules. Biomolecules, living organism के अंदर कितने chemicals पाए जाते हैं। अगर simple भाषा में समझाएं तो जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, हमारी बॉडी लिपिड से बनी है। जैसे ये है कि हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट आर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, द बेसिक यूनिट इज सेल। नाउ अब सेल के अंदर अगर हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की बनी है या फैट मॉलिक्यूल की बनी है, कोई और दूसरा ऑर्गेनेली है या कोई और दूसरा पार्ट है, वो किसका बना है। तो एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज ए केमिकल and those chemical which are found in our body that are called as biomolecules। तो हम यहाँ पे इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट है, किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड कौन सा है, ग्लूकोज अगर दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो किस तरीके से जुड़ेगा। सेम इज अबाउट प्रोटीन, लिपिड। एंड हेयर वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज enzyme। although these are mostly made of proteins but we have to study them separately, क्योंकि enzymes are those substances which helps in running our body, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा 10th क्लास में डाइजेशन, तो आपको पता है कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट
this in this chapter. The third chapter is cell cycle and division. Now आपको पता है कि the journey of ours start from a single life, that is single cell zygote. अब ये zygote कैसे डिवाइड करता है, how that zygote functions, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनाता है, इसका मतलब सेल के पास कोई प्रोसेस है जिससे सेल डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे ये आ गया सेल डिवीजन, जो डिवीजन का मतलब है द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स. अब ये डिवीजन किस किस टाइप से होता है, एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं डिवाइड होके, व्हाट अबाउट देयर क्रोमोसोम कंटेंट, क्या पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम सेम है, अलग अलग है, ये सब हम डिवीजन में पढ़ते हैं. सेल साइकिल का मतलब है, साइकिल मतलब होती है एक प्रोसेस जो अपने आप को रिपीट करेगी. तो सपोज करो अगर 24 घंटे का टाइम है सेल के पास, तो सेल कब क्या कर रहा है, कब सेल रेस्ट कर रहा है, कब सेल डिवाइड कर रहा है, कब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी प्रोसेस के लिए, ये सब हम पढ़ते हैं सेल साइकिल में. डिवीजन की बात करूं तो दिस टर्म यू मस्ट हैव हर्ड, दैट इज माइटोसिस, इक्वल डिवीजन, और यहाँ पे दूसरा हम पढ़ेंगे मियोसिस. इनके सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक दिस डिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा साइंटिफिक बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जिसको हमने क्लासिफिकेशन कहा, कितने ऑर्गेनिजम्स को कितनी कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, हर कैटेगरी की डिटेल स्टडी. दूसरा हमने पढ़ा ऑर्गेनिजम्स का अपीयरेंस कैसा है, हाउ दे लुक, हाउ व्हाट इज देयर आउटर अपीयरेंस एंड व्हाट इज देयर इंटरनल अपीयरेंस. तो वो आ गया आपका सेकेंड यूनिट में. जो थर्ड यूनिट है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए कलेक्टिवली बात करती है कि हर ऑर्गेनिजम्स लिविंग सेल का बना है या सेल का बना है. तो सेल क्या है, सेल के पार्ट्स क्या है, सेल फंक्शन कैसे करता है, किसी बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जा सकते हैं, और सेल का जो प्रोसेस है एक सेल से दूसरा सेल बनना, तो किस समय सेल में कौन सी एक्टिविटी होती है, उसके लिए आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा यहाँ पे इस यूनिट का. आते हैं फोर्थ यूनिट में. नाउ दिस फोर्थ यूनिट इट डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द प्लांट्स. समझना इस चीज को, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में ना सिर्फ हम ये पढ़ते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, बट उन रिएक्शंस का डिटेल्ड पाथवे भी पढ़ते हैं. दैट इज द फिजियोलॉजी. ठीक है, इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज बिकॉज माई ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली, दे आर वर्किंग इन टुगेदर, दे आर वर्किंग इन अ सिंक्रोनाइजिंग मैनर, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे फिजियोलॉजी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे जो आपका फोर्थ यूनिट है दैट कवर्स द प्लांट फिजियोलॉजी. ना सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, हम ये भी पढ़ेंगे कि उस रिएक्शन से रिलेटेड सारे फिनोमिनन्स कैसे हैं. जैसे इसमें जो पहला चैप्टर है आपका दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. अब आपको पता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल, और उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस बनेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे एट अ वेरी बेसिक लेवल. तो फॉर दैट सपोज ट्रांसपोर्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं. हम 10th में पढ़ते थे वाटर इज़ अ रिक्विजिट फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है. तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि सॉइल से लीफ तक वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. फूड लीफ में सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज, वहाँ से वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ पे कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट है. तो इसी के ऊपर सेकेंड चैप्टर आता है आपका जो बिल्कुल मिनरल से ही डील करता है बेटा. दैट इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन. In this we will study that how plant take different minerals from the soil, what are the use of that mineral. हम ये भी देखेंगे कि आपने मोस्टली नोटिस किया होगा अगर कभी प्लांट सूख जाता है या पत्ती येलोइश हो गई है तो दैट इज़ लैक ऑफ क्लोरोफिल. ये तो हम जानते हैं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं बन रहा है, पर हम इसमें ये स्टडी करेंगे कौन सा मिनरल प्लांट के अंदर नहीं है कि ये क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है. ओके, तो दिस इज अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन. इसी में हम एक डिटेल स्टडी करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की. यू शुड नो दैट नाइट्रोजन इज अमंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो ये नाइट्रोजन 78% होने के बाद भी प्लांट्स में कैसे जाती है, दिस इज इंपॉर्टेंट. हाउ प्लांट टेक द नाइट्रोजन
तो इसका पूरा डिटेल्ड स्टडी इसी चैप्टर में है. द थर्ड चैप्टर हेयर इज दैट इज वन ऑफ द very important processes which sustain the survival of animals also, that is called as photosynthesis. तो here we will study the history of the experiments. जो photosynthesis जो आज हम पढ़ रहे हैं कि CO2 plus H2O forms in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose और ऑक्सीजन बनाया, तो हम ये जानेंगे किस साइंटिस्ट ने बताया कि CO2 रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, किसने कहा कि वाटर एक एसेंशियल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, और पूरी प्रोसेस को स्टडी करेंगे हम यहाँ पे. हम ये भी देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी कैसी हैं, उस हिसाब से उनमें किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है. द नेक्स्ट चैप्टर इज रेस्पिरेशन. आप ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की एबिलिटी से प्लांट को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है. तो दिस इज द डिटेल्ड analysis of photosynthesis, that how these processes occurs, what is their effect. Then there is respiration. So you know that every organism is required to break carbohydrate in the presence of oxygen to make food. That process is called as respiration. तो यहाँ पे आपने 10th में पढ़ा होगा कि respiration में 38 ATP बनते हैं, या हमने कहा कि respiration में ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से फिर आपका ATP बनते हैं. फिर हमने कहा कि absence of oxygen में आपका लैक्टिक एसिड बनता है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है. उन सब का कंप्लीट स्टडी इन वेरी डिटेल. हमने कहा ग्लूकोज से टूट के पायरुवेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे हम पूरे ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दैट दिस चैप्टर इज अबाउट द रेस्पिरेशन. ओके, ये एक प्रकार से कॉमन चैप्टर है, मतलब जो इसकी फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सब में कॉमन होती हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट a very important another chemical that is found in the human any organism body, that is plant growth and development. इसमें हम देखेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पता लगाते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के टाइप्स क्या हैं. दिस वी विल स्टडी. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट सर्टेन केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस फिनोमिनन्स इन द प्लांट, लाइक आपका जर्मिनेशन, सेनिसेंस, फॉलिंग ऑफ लीव, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन. तो हम देखेंगे उसके लिए एक अगेन देयर इज अ बायोकेमिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स. फिर हम ऐसी प्रोसेसेस भी देखेंगे. सपोज हैव यू एवर वंडर्ड कि व्हाई वी ग्रो व्हीट ड्यूरिंग द विंटर सीजन? यू मस्ट से दैट सर द क्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल एट दैट टाइम. अपार्ट फ्रॉम व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेटिक कंडीशन? Like suppose one of the important climatic condition is duration of sunlight. कितना सनलाइट, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा. क्या सनलाइट के बेसिस पे भी प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, वी विल स्टडी हेयर. देन वी विल ऑल्सो स्टडी दैट इज देयर एनी मेथड इन विच वी कैन इंक्रीज फ्लावरिंग इन प्लांट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. तो ये सारा आपका किस में आएगा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. सो दिस ऑल चैप्टर्स रिप्रेजेंट्स द एंटायर फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट. Not just how a reaction is occurring, we will also study what are the factors affecting those reaction. हम यहाँ पे photosynthesis पढ़ रहे हैं, पर इसका रिलेशन यहाँ से भी मिलेगा. हम यहाँ पे कह देंगे कि अच्छा वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अच्छा वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है. सो दिस ऑल यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द फिजियोलॉजी. फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, एंड द लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट 5th, एंड हेयर वी विल स्टडी अबाउट द सेम प्रोसेसेस इन एनिमल. तो हम यहाँ पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में. तो स्पीकिंग ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, अब हमने 10th में पढ़ा हमारी बॉडी के अंदर कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, और हर प्रोसेसेस के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है. तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था दैट इज़ डाइजेशन. इन क्लास 10th वी मस्ट हैव स्टडीड अबाउट लाइफ प्रोसेसेस. तो यहाँ पे हम पूरे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को सेपरेटली पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, या सिंपल कहूँ तो न्यूट्रिशन कैसे होता है. सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन, हाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमन. अब यहाँ पे जब हम इन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनके अंदर कुछ रिएक्शंस होंगी या कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं. वही प्रोसेसेस हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है. द थर्ड इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम
ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द हार्ट इन अ गुड डिटेल, नॉट एज लाइक क्लास 10th. वी विल स्टडी हाउ मेनी चैम्बर्स इन हार्ट. हमने 10th में कहा कि हार्ट एक कार्डियक मसल का बना है, खुद ही अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज कर सकता है. यहाँ हम देखेंगे हाउ, व्हाट इज इट दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ब्लड प्रेशर को डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अनदर टर्म हेयर दैट इज़ ईसीजी, कि जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि पेशेंट बेड पे है, उसके बगल में ऐसे एक मशीन में मॉनिटर में ऐसे लाइंस जाती हैं, लाइंस सीधी हो गई तो वी से दैट द पेशेंट इज़ डेड. वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. प्लस ये भी याद रखना, इन चैप्टर्स में हम इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे. किसी को अगर डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, क्या डाइजेशन से होने वाली प्रॉब्लम सब एक ही होती है या उनमें भी अलग अलग टाइप्स हैं. जैसे हार्ट अटैक कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. अभी तक हम मानते हैं कि दोनों सेम है, तो वी विल स्टडी दैट टू इन डिटेल. देन देयर विल बी द नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. अब सीधी सी बात है बेटा, जब भी घर में कोई इवेंट होता है तो हमारे घर में प्रिपरेशंस बड़े लेवल पे होते हैं, तो सीधी सी बात है उस समय वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है. सिमिलरली हमारी बॉडी में अपने आप देखिए आप, सो मेनी रिएक्शंस आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, तो ऑब्वियसली देयर विल बी जनरेशन ऑफ सो मेनी वेस्ट. लाइक वन सच वेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो हाउ इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. अनदर वेस्ट इज़ यूरिन दैट वी रिमूव्स. अनदर वेस्ट इज़ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हम कैसे रिमूव करते हैं. क्या इसके अलावा भी हमारे बॉडी में और कुछ वेस्ट बनते हैं, स्वेट से रिलीज होने वाला टॉक्सिन, उनको रिमूवल कैसे करते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. हालांकि हियर द मेन फोकस विल बी ऑन द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, दैट इज़ द जनरेशन ऑफ यूरिन, हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे. फिर जो अगला चैप्टर आता है आपका, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो इसमें वी विल स्टडी अबाउट द various types of muscles present in our body. In class 9th you have studied that okay, there are smooth muscle, there are cardiac muscle, there are striated muscles. Here we will study about them in detail, like say if the muscle is able to contract and relax, how it is happening, what is the structure of muscle, this we will all study here in detail. Plus here we will also study about the human skeletal system. हमारे बोन्स में जो पूरी डिटेल्स हैं बोन्स की, जो हम काउंट करते हैं द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के किस पोर्शन में कहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं. और इसी में हम जॉइंट्स की बात भी करेंगे, लाइक दिस इज़ वन सच जॉइंट, तो जॉइंट्स कैसे क्या हैं, कितने टाइप्स हैं उनके, दिस ऑल वी विल स्टडी हियर. द अनदर इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इशू होगा, 2020 वाले बैच के लिए. हम 10th में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता कैसे. जैसे वी से दैट ब्रेन इज़ द मेन कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, ब्रेन हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. तो ऑब्वियसली हियर वी विल स्टडी अबाउट ब्रेन. प्लस वी विल ऑल्सो स्टडी हियर अबाउट न्यूरॉन्स. अगर आपको कोई पिंच करता है तो जो आपको ब्रेन है उसको तुरंत ही सिग्नल चले जाता है, मीन्स यू रियलाइज दैट वेरी इमीडिएटली. हाउ दैट इज हैपनिंग वी विल स्टडी हियर इन दिस चैप्टर. द लास्ट चैप्टर हियर इज दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. अब केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन न्यूरॉन्स, आर देयर सम केमिकल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. तो दीज केमिकल्स आर सिमिलर टू दीज केमिकल्स, एंड इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द hormones. How many types of glands are present in our body? What are different hormones present in the body? Like you must have heard about pituitary is called as master gland. Why it is called as master gland? You heard about insulin, that absence of insulin indicates diabetes. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो totally you have got these entire 5 units. I know it's a bit large, but the entire concept of the biology relies in the class 11 syllabus. So that is all for today. In case of any query, just let me know. Thank you.